हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है लॉकडाउन में शांति से होगे। फिर भी आप लोग पढ़ो और कुछ कुछ जो पढ़ा है पीछे वाले में सेशन में उनको याद करो और यहाँ से देखो आप कितने सही कर पा रहे हो। तो आज जैसा कि स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 कक्षा 10 VVI प्रश्न रट लेना है। और यह वीडियो नंबर पार्ट 1 है। और यह जो है हम लोग प्यूसम कहने का मतलब हम लोग संस्कृत, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं तो संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो एग्जाम में आने की चांसेस बने रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे बच्चों, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 85+ स्कोर संस्कृत में वीडियो लेक्चर के थ्रू कराए हैं, लेकिन अभी से पहले जो चल रहा था मेरा सीरीज, वह जो चल रहा था वह ऑफलाइन था। वह क्या था? ऑफलाइन था। लेकिन अब यहाँ अब आपके साथ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है, जो इस लॉकडाउन के कारण आप लोगों के साथ साझा करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में 80+ यानी 90+ स्कोर संस्कृत में करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि कुटनीमित्ताख्य काव्य की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है। कुटनीमित्ताख्य काव्य की रचना किस कवि के द्वारा किया गया है। ऑप्शन क में दिया है राजशेखर, ऑप्शन क में दिया है दामोदर गुप्त, ऑप्शन क में दिया है पतंजलि और ऑप्शन घ में दिया है मेगास्थनीज। तो यहाँ पे जो सही इसका जो ये पहले क्वेश्चन को समझिए कि यह कौन से चैप्टर से है। तो यह जो चैप्टर है आपका, यह पाटलिपुत्रम वैभव से है। कौन से चैप्टर से है? तो पाटलिपुत्रम वैभव से है। जब आप पाटलिपुत्रम वैभव को पढ़िएगा तो वहाँ पे यह आपको नज़र आएगा कि कुटनीमित्ताख्य किसने रचा है। तो जो कुटनीमित्ताख्य रचने वाले व्यक्ति हैं वे दामोदर गुप्त हैं। अगर राजशेखर की बात करें तो इन्होंने काव्य मीमांसा, इन्होंने क्या रचा है? काव्य मीमांसा इन्होंने रचा है। अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज यात्री था जो पाटलिपुत्र में आया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दूसरा कहता है कि पटना का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है। आपको बताना है कि पटना का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है। 2300 वर्ष, 1500 वर्ष, 2500 वर्ष या 2550 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि पटना का जो इतिहास है लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यह भी आपको पाटलिपुत्रम वैभव में ही मिलेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। 500 एग्ज़ाम में से हम 500 एग्ज़ाम को आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी कराएंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं हिंदी, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद सोशल साइंस का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रहा है फिर किया है, और उसके बाद हम लोग साइंस का भी पढ़ेंगे और उसके बाद हिंदी का भी पढ़ेंगे। हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, तो उसके बाद और जो भी सब्जेक्ट बचा है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर बार की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सत्यमेव जयते परम निधानम, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग चैप्टर पकड़ो, यह चैप्टर कौन सा है। तो यह चैप्टर जो है वह मंगलम है। कौन सा है? मंगलम है। यह मंगलम है, यह मंगलम चैप्टर में है। तो मंगलम चैप्टर में जैसे कि आप लोगों को पढ़ा होगा, अगर ना भी पढ़ा है तो जान लो। अगर इसका डिटेल से सॉल्यूशन देखना चाहते हो प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट करो, हम प्रत्येक चैप्टर को डिटेल से चर्चा करते हुए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग उसके थ्रू अगर करना चाहते हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, लेकिन आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम देखो लाइक और सब्सक्राइब में क्या होता है प्यारे बच्चों, अंदर से हम लोगों को मोटिव मिलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को अच्छा लग रहा है। इस चलते हम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि आप प्लीज़,
क्योंकि आपसे तो फेस टू फेस बात नहीं हो रहा है ना, तो इसके कारण आपका जो वही थम्स अप है और अगर वही जो आपका सब्सक्राइब है वही हम लोगों के लिए हम शकल की काम करता है। तो यहाँ पे जो का है ऑप्शन वह ईशावास्य, वह है ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते हैं और लास्ट में परम निधानम, लास्ट में परम निधानम, यह कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो प्यारे बच्चों, यह परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा है? बताना है। क्या आत्मा है, क्या मनुष्य है, क्या हाथी है, क्या परमात्मा है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुर्नियार महतो महियान, यानी अनु से छोटा और अनु से बड़ा, महतो महियान माने बहुतो बड़ा, यह जो है वह आत्मा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, आत्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि नदी क्या छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? नदी क्या छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है? आप लोगों ने जब पढ़ा होगा संस्कृत का प्यूसम तो वहाँ देखा होगा यथा नदा नाम रूपेण विहाय, यानी कि जो नदी है अपने नाम को छोड़कर वह समुद्र में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ। प्यारे बच्चों, बरगलाने के लिए आपको दिया जाएगा, जैसे बताइए दुनिया को छोड़कर, जल को छोड़कर, शहर को छोड़कर, ये कैसे हो सकता है? ये सभी को छोड़कर नहीं, यहाँ अपने नाम को, जैसे मान लीजिए यह नदी है, यह गंगा बह रही है और इधर से आके मान लीजिए ये बिहार का कोसी नदी, अब यहाँ से कोसी आके अगर इसमें मिल जाती है तो क्या कोसी इस नदी को कहेंगे? नहीं, इस नदी को हम लोग गंगा ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में ज़्यादा प्रचलित था? आपको बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में अधिक प्रचलित था? ऑप्शन क में मौर्य वंश, ऑप्शन ख में गुप्त वंश, ऑप्शन घ में शुंग वंश और ऑप्शन घ में नंद वंश। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए। तो कौमुदी महोत्सव यह किन से चैप्टर से प्यारे बच्चों? तो यह पाटलिपुत्रम से है, पाटलिपुत्र वैभव से यह है। तो पाटलिपुत्र वैभव में कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था प्यारे बच्चों, कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता था प्यारे बच्चों, वह किनके शासनकाल में मनाया जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे, क्या मौर्य वंश के शासक में मनाए जाते थे, क्या गुप्त में, क्या नंद में? तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। जो कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाए जाते थे? तो वे गुप्त वंश के शासनकाल में मनाए जाते थे। अगर मौर्य वंश की बात करें तो इसके शासन में या इस वंश के शासनकाल में जो सुरक्षा था ना वो बहुत अच्छा था। इसके शासनकाल में सुरक्षा बहुत था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाए किस वंश के शासनकाल में बहुत ज़्यादा सुरक्षा समृद्ध था, तो वह मौर्य वंश था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन 7वां कहता है कि पाटलिपुत्र को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है, माधवनपुर के नाम से जाना जाता है, उदंतपुर के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र को और किस नाम से जाना जाता था? वह कुसुमपुरम के नाम से जाना जाता था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, विद्यापति। अब आपको पता होना चाहिए कि विद्यापति क्या करे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने अलस कथा लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? आपके संस्कृत के किताब में इन्होंने अलस कथा लिखा है। तो बताना है कि यह भोजपुरी हैं, मगही हैं, अवधी हैं या मैथिली हैं। विद्यापति कौन से कवि हैं? तो विद्यापति जो हैं कवि वह मैथिली हैं। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है विद्यापति। और विद्यापति का ही रचित है यह पुरुष परीक्षा, जिसमें पुरुष परीक्षा ग्रंथ से अलस कथा को रचा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीतिकार मनुष्य को क्या मानते हैं? नीतिकार कहने का मतलब जो अच्छे इंसान हैं या जो नियम बनाने वाले हैं वे मनुष्य की शत्रु किसे मानते हैं? क्या पत्नी को मानते हैं? क्या हो सकता है भाई पत्नी को कोई? उसके बाद क्या भाई को हो सकता है? क्या आलस को मानते हैं? क्या धन को मानते हैं? देखिए, पत्नी तो प्रिय होता है, कैसे मान सकते हैं? सभी सोचते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, लेकिन यहाँ पत्नी ऑप्शन में दे रखा है। क्या पत्नी होगा? भाई पे थोड़ा सा चांस है, भाई दुश्मन होता है, लेकिन ये भी यहाँ पे नहीं होगा। आलस,
यही यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि आलस ही एक ऐसा व्यक्ति है, शत्रु है, जो मनुष्य का शत्रु विनाश कर देता है मनुष्य को। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आलस। जैसे आप लोग आलस करते होंगे वीडियो देखने में, देख छोड़ो ना कल देख लेंगे ना, तो ऐसे आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आलस करते हो तो आपका वह शत्रु हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी ढंग से वह करने नहीं देगा। अगले क्वेश्चन है कि आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, बताना है आपको। आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? क्या पदावली से है, पुरुष परीक्षा से है, अस्तेरी परीक्षा से है, या आलस ग्रंथ से है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो वह पुरुष परीक्षा से है। अस्तेरी परीक्षा आपको बरगलाने के लिए दिया गया है दोस्तों, अस्तेरी परीक्षा होगा नहीं। और पदावली जो है, पदावली है, यह विद्यापति की ही रचना है, और आलस ग्रंथ तो ऐसे ही दिया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, तो वह ग्रंथ पुरुष परीक्षा है। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में कितने ऋषि मंत्र का उच्चारण करती थी? कितने ऋषि मंत्र का उच्चारण करती थी? देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ ऋषिका कर लेंगे, यहाँ ऋषिका होगा, ऋषि नहीं होगी। कितने ऋषिका मंत्र का उच्चारण करती थी? कहा कि यहाँ अस्तेरी है ना, करती थी लगा दिया गया। क्या 5 करती थी, क्या 24 करती थी, क्या 12 करती थी, क्या 11 करती थी? तो प्यारे बच्चों, अथर्ववेद में 5 करती थी, और ऋग्वेद में, सॉरी, इसका सही जवाब यह हो जाएगा ऑप्शन का, कि यहाँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में वह 5। 24 की बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये जो थे वे ऋग्वेद में थे। अथर्ववेद में कितने ऋषिका थी? तो वे 24 थी, और अथर्ववेद में 5 थी, और ऋग्वेद में कितने थी? 24 थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है मीरा लहरी। मीरा लहरी ग्रंथ के कवित्री हैं, बताना है कौन है। तो ऑप्शन क में दिया है क्षमा राव, ऑप्शन ख में दिया मिथिलेश कुमारी, और ऑप्शन ग में दिया विजय भट्टारिका, और ऑप्शन ग में दिया है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यह कौन से चैप्टर से लिया गया आपको पता होना चाहिए। यह जो आपका चैप्टर है वह कौन से चैप्टर से है? मीरा लहरी ग्रंथ, ये सब कौन से चैप्टर से है? तो ये आपका जो चैप्टर है वह संस्कृत साहित्य लेखिका, यह जो चैप्टर है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका, तो उसमें आप इसको पढ़िएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि मीरा लहरी किसकी है, तो ये क्षमा राव की, पंडिता क्षमा राव की है, जिन्हें आधुनिक कवि भी कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो आज का 13वां प्रश्न कहता है कि जनक के सभा में शास्त्रार्थ कौन विदुषी रहती थी? यानी शास्त्रों के बारे में जानकारी रखने वाली वह कौन सी विदुषी रहती थी, आपको बताना है। ऑप्शन क में याज्ञवल्क्य रहती थी, गार्गी रहती थी, देवकुमारिका रहती थी, गंगा देवी रहती थी। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा कि जनक के सभा में जो रहती थी उसका नाम था गार्गी, उसका सही जवाब ख हो जाएगा, गार्गी। आज का 14वां प्रश्न कहता है कि मधुर बीजम नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि मधुर बीजम नामक महाकाव्य के रचनाकार कौन है। ऑप्शन क में दिया है गंगा देवी, ऑप्शन ख में दिया है देव कुमारिका, ऑप्शन ग में दिया विजयंका, और ऑप्शन घ में दिया है याज्ञवल्क्य। तो यहाँ से अगर देखें तो मधुर बीजम जो रचना किए हैं उनका नाम है गंगा देवी, जो अपने पति पर इन्होंने किया है, यानी पति के मधुरे विजय पर, पति पे किए हैं। और इनका पति किस चीज़ पे? तो मधुरे के, जब इनके पति विजय होते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो इनकी घटना पर ये आश्रय लेकर उनकी रचती है। अगले क्वेश्चन है कि विजयंका का रंग कैसा था? ऑप्शन क में दिया भद्रंग, ऑप्शन क में दिया श्याम बरन, ऑप्शन ग में दिया गोरी, और ऑप्शन घ में दिया है कोई नहीं।
तो यहाँ से जो इसका सही जवाब आपका बन के आएगा कि विजयांका का रंग कैसा था, उसका सही जवाब हो जाएगा श्यामबरन। और विजयांकन प्रथम कल्प में भी इनकी बताया गया है। तो आप लोग अगर इस वीडियो से संतुष्ट हैं और अगर आप लोगों को संपूर्ण किताब का आप लोगों का विश्लेषण चाहिए, हिंदी में अनुवाद चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और आप लोग बिहार बोर्ड ऐसे लिखिएगा, बिहार बोर्ड 10th क्लास, बिहार बोर्ड 10th क्लास जाके PDF में लिखिएगा फ्री लाइव क्लासेस, तो वहाँ पे आपको यह चैनल मिल जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ आप देखिएगा कि क्या यह वीडियो अपलोड है, अगर है तो आप लोग वहाँ सब्सक्राइब करिए और वहाँ आप लोगों को यह PDF के फॉर्म में वहाँ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही।